हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम 8th साइंस के चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका टाइटल है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे जिन्हें हम इस चैप्टर में अच्छे से स्टेप वाइज रीड करने वाले हैं। तो एक बार हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में, ताकि हमें आगे इनको पढ़ने में आसानी रहे। सबसे पहले हमारे पास रहेंगे टूल्स। क्रॉप्स की बात हो रही है तो क्रॉप्स यानी खेती बाड़ी करने के लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है। वो टूल्स जो किसान यूज़ करता है, हम यूज़ करते हैं अपने गार्डन में, वो इस तरह से हैं। खुरपी, ये वीड्स हटाने के लिए होता है। सिकल यानी दराती, सोवेल, प्लग, प्लैंक, लेवलर, होय, कल्टीवेटर, ये सभी के सभी वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि खेतों में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्लग, हल के बारे में आपको पता ही है। लेवलर, जो मिट्टी को इक्वल करने के लिए होता है, उसको लेवलर कहते हैं। होय यानी जो वीड्स को बैलों की हेल्प से या ट्रैक्टर की हेल्प से हमें हटाना पड़े तो उसे होय बोलते हैं। कल्टीवेटर, ये फसल निकालने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है। क्रॉप्स, वो क्रॉप्स जो हम अपने खेतों में देखते हैं, भारत में जो फसलें उगाई जाती हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। पैडी, पैडी मतलब चावल। मेज हो गया, सोयाबीन, ग्राउंडनट, वीट, ग्राम एंड पी, पी मतलब मटर, ग्राम मतलब चना, वीट्स गेहूं और ग्राउंडनट यहाँ पर मूंगफली है। ऐसे ही आगे जो टर्म हमारे सामने रहेगी वो होगी फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये वो खाद होती है जो फैक्ट्रियों में तैयार की जाती है। स्पेसिफिक कंपाउंड रिच होती है ये, मीन्स हो सकता है मैंगनीज के लिए हो सकता है यूरिया जैसे नाइट्रोजन के लिए होता है, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, ये फास्फोरस के लिए होता है, पोटास यानी ये पोटेशियम के लिए होता है, एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये इसके लिए होता है। सोर्स ऑफ इरिगेशन, उसके बाद हम पौधों में पानी देने की प्रोसेस जो है पढ़ेंगे, और उसमें हम पढ़ेंगे कि अलग अलग तरह के सोर्सेज कौन कौन से हैं जो भारत में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे वेल्स यानी कुएं, ट्यूब वेल्स, ये यहाँ पर उस इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं जिसमें हम एक मशीन की हेल्प से पानी ज़मीन के अंदर से निकालते हैं, यानी ग्राउंड वाटर। पॉन्ड्स यानी तालाब, लेक यानी झीलें, रिवर्स यानी नदियाँ, कैनल सिस्टम जो होता है सबसे ज़्यादा भारत में उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद डैम्स एंड कैनल्स है। डैम्स का मतलब बांध है यहाँ पे, और कैनल्स का मतलब नहरें, छोटी छोटी नहरें जो अलग अलग हिस्सों में पहुँचाई जाती है। इसके अलावा कुछ और टर्म्स रहेंगी जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे वीड्स यानी खरपतवार, जो पौधे विदाउट एनी नीड उगाते हैं खेतों में, उन्हें वीड्स कहा जाता है। क्रॉप रोटेशन, फसल चक्कर, बार बार फसलों को जो है एक क्रम में बोया जाता है। जैसे हमारे हरियाणा की अगर बात करें तो पहले हम गेहूं बोते हैं, उसके बाद कपास आती है, उसके बाद फिर गेहूं आती है। ये क्रॉप रोटेशन है। इसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। जो विकसित किसान होते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि फसलों को अगर बदल बदल के बोया जाए तो उस ज़मीन में पोषक तत्वों की कमी नहीं आती। इसलिए हम कई बार उनमें बीच बीच में दालें बो देते हैं, तिलहन बो देते हैं, बाजरा बो देते हैं। ये इंटरमीडिएट टर्म्स में बोए जाते हैं, मतलब मुख्य जो समय होता है फसल का, उन दोनों के बीच के जो गैप होते हैं उनमें। सिलोज, ये भंडारण के लिए होते हैं, छोटे अनाज घर कह सकते हैं हम इनको। छाप होता है भूसा, हम कह सकते हैं फसलों का वो पार्ट जो हम एनिमल के चारे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, वो छाप होगा। ग्रैनरीज होती हैं अनाज मंडियाँ। गोडाउन, ये उन चीज़ों को स्टोर करने के लिए होते हैं। यहाँ पर हम गोडाउन का मतलब फसलों को भंडारण के लिए इस्तेमाल करने वाली जगहों को नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर कोई भी चीज़ हो सकती है। फसलों को स्टोर करने के लिए ग्रैनरीज होती हैं यानी अनाज मंडियाँ।
एनिमल हस्बेंड्री, यानी अगर हम जीवों से फूड गेन करते हैं, जैसे मत्स्य पालन हो गया या मुर्गी पालन हो गया, उन्हें एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। ऐसे ही अगर हम पढ़ें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में, तो पहले ही बताया गया था, इस चैप्टर में 7 मेन टाइप की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे जो इस्तेमाल की जाती है, यानी उन्हें हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। ऑल एक्टिविटीज विच फार्मर डू फॉर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। फसल निकालने से, उगाने से लेकर के फसल निकालने तक की जो प्रोसेस होती है, उसमें कुछ स्टेप्स यूज किए जाते हैं, उन्हें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। क्रॉप, when plants of the same kinds are grown and cultivated at the one place on a large scale is called as crop। जब एक ही तरह के पौधे एक सिस्टमेटिक वे में उगाए जाएं किसी एक जगह पे, और कल्टीवेट यानी उनमें से अनाज निकाला जाए, या किसी भी तरह की ऐसी चीज़ जो हम अपने इस्तेमाल के लिए उगाना चाहते थे, उसे क्रॉप कहा जाता है। ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम मतलब एक फूड चेन यहाँ पर जनरेट की जा सकती है। खरीफ क्रॉप्स, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें हम रेनी सीजन में बोते हैं। रेनी सीजन मतलब जून टू अक्टूबर, और इन्हें जो है खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं पैडी यानी चावल, सोयाबीन, ये सभी के सभी खरीफ क्रॉप्स हैं। रबी क्रॉप्स, वो फसलें जो हम उगाते हैं सर्दियों के मौसम में, जैसे वीट्स यानी कि गेहूं, चना, ये सभी के सभी विंटर सीजन में बोए जाते हैं, यानी अक्टूबर टू मार्च में। वीड्स, वीड्स होता है खरपतवार, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। द अनडिजायरेबल प्लांट्स विच में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स। जो अन्य पौधों के साथ अपने आप उगाते हैं, जिनकी नीड नहीं होती खेत में, वो वीड्स कहलाती हैं। वीडिंग, उस वीड्स को यानी उन खरपतवार को हटाने की जो प्रोसेस होती है, उसे वीडिंग कहा जाता है। वेडिसाइड, जब खेत हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो हम उसमें हाथ से मेहनत नहीं कर पाते इतनी, या फिर कई बार संसाधनों की कमी होती है, तो हम उसमें हाथ से वीड्स को हटा नहीं पाते, तो कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जो उन वीड्स को जला देते हैं, ख़राब कर देते हैं, उनके ग्रोथ को रोक देते हैं। ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, इससे मिट्टी पर असर पड़ता है। बारिश के साथ जब खेतों का पानी मुख्य धारा के जो पानी के स्रोत हैं उनमें पड़ जाता है, तो वो उसे भी खराब कर देते हैं। तो वेडिसाइड से जितना हो सके बचना चाहिए, और बच्चों की पहुंच से जितना हो सके इसको दूर रखना चाहिए। इरिगेशन, इरिगेशन जैसे कि मैंने बताया, पौधों को पानी देने की जो प्रोसेस होती है, उसे इरिगेशन कहा जाता है। गिविंग वाटर टू द फील्ड एट डिफरेंट इंटरवल्स फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, फसलों के विकास के लिए अलग अलग इंटरवल पे इरिगेशन मेथड यूज किया जाता है। सीड ड्रिल, पौधों को अगर हम एक बड़े स्केल पे बोना चाहते हैं, तो एक मशीन यूज की जाती है जिसे सीड ड्रिल कहते हैं। इसमें हल के साथ साथ कीप्स होती हैं, और एक साथ कम से कम 7 या 8 ड्रिल्स होती हैं। दिस इज द प्रोसेस इन विच सीड्स आर सोन यूनिफॉर्मली एट ए प्रॉपर डिस्टेंस। इसमें हम उन फसलों को, उन पौधों को एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ बोते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। हार्वेस्टिंग, द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर, जब फसल तैयार हो जाती है तो इसे काटा जाता है, ताकि इसमें से अनाज या वो चीज़ें निकाली जा सकें जिनके लिए पौधों को उगाया गया था, और ये प्रोसेस हार्वेस्टिंग कहलाती है। थ्रेसिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग chaff फ्रॉम द सीड्स इज कॉल्ड थ्रेसिंग। गेहूं जैसी फसलें हम एक थ्रेसर मशीन यूज करते हैं जो भूसे को और चावल मतलब दानों को अलग कर देती है, तो ये प्रोसेस थ्रेसिंग कहलाती है। विनोइंग, इट इज़ द मैनुअल प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन्स एंड chaff। जब हम फसल निकाल चुके होते हैं, वो घर पे लाई जा चुकी होती है या अनाज मंडी पहुंचा दी जाती है, तो उसमें कुछ चीज़ें जो वेस्ट होती हैं वो साथ में आ जाती हैं। वो धूल के, मिट्टी के कण या भूसे को अलग करने की जो प्रोसेस होती है अनाज से, उसे विनोइंग कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ज़्यादातर
हवा उनके ऊपर जो स्ट्राइक करवाते हैं, हवा के दबाव के साथ दाने अलग हो जाते हैं, रेत या फिर वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो अलग हो जाता है। स्टोरेज, द स्टोरिंग ऑफ ग्रेन्स आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग इन लार्ज गोडाउन्स इज कॉल्ड स्टोरेज। बड़े बड़े गोदानों में हम फसलों को स्टोर करके रखते हैं, अनाज को, और ये स्टोरेज होती है। सिलोज, सिलोज आर द स्टोरिंग स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स ऑन स्मॉल स्केल। सिलोज हम कह सकते हैं वो टंकियां होती है या वो छोटी अरेंजमेंट होती है जिनमें हम थोड़े अमाउंट में अनाज को स्टोर कर सकें। ग्रैनरीज, ग्रैनरीज आर द स्टोरिंग स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स ऑन लार्ज स्केल। बड़े स्केल पर अगर हमें फसल को स्टोर करना है तो उसे ग्रेनरीज में स्टोर किया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल reared at home or in farms on a large scale for commercial purpose is called as animal husbandry। बड़े स्केल पर या छोटे स्केल पर पशुपालन किया जाता है उसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। सीडलिंग्स are tiny plants. The transference of seedling from nurseries to main field is called transplantation। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें हम किसी दूसरी जगह पर उगाते हैं और वहाँ से जब वो तैयार हो जाएं तो उन्हें खेत में उगाया जाता है, मतलब वहाँ से उखाड़ करके उन्हें खेत में लेके आ जाता है और ये प्रोसेस ट्रांसप्लांटेशन होती है। जैसे चावल के पौधे इसी तरह से लगाए जाते हैं, उनके लिए खेत के किनारे पर एक छोटी सी नर्सरी बना ली जाती है और उन्हें खेत में उगा दिया जाता है। फिर हुमुस इज ए लेयर और ऑफ मिक्स्ड ऑर्गेनिक मैटर। हुमुस एक तरह का ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसे डीकम्पोजर तैयार करते हैं। पौधों के वेस्ट पार्ट्स को वो डीकम्पोज कर देते हैं और उसमें नाइट्रोजन ऐसी बना देते हैं जिसे पौधे यूज कर सकें। जैसे कि मैंने पहले बताया था, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे नाइट्रोजन है लेकिन प्लांट्स उसको सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए कुछ बैक्टीरिया इसमें हेल्प करते हैं जिन्हें डीकम्पोजर कहा जाता है। ये पार्ट्स में तोड़ देते हैं एनिमल्स के या फिर प्लांट्स के वेस्ट पार्ट्स को, और जो ऑर्गेनिक मैटर तैयार होता है उसे हुमुस कहा जाता है। हुमुस बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ कर सकता है, यानी प्लांट्स की। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स थी जिनको हम इस चैप्टर में अच्छे से रीड करेंगे और मुझे उम्मीद है आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे, अच्छे से डिटेल में रिवाइज कर रहे होंगे। इनको रिवाइज करें, अच्छे से वीडियो को देखें। ओके, ऑल द बेस्ट।